नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन के ऊपर। पेड वीडियो एनालिसिस यानी कि एक लखनऊ उत्तर प्रदेश के जातक हैं। इन्होंने हमारी YouTube चैनल पर पेड वीडियो एनालिसिस वाली वीडियो देखी होंगी और उस वीडियो में इनको कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ रसप्रद लगा होगा। इस वजह से इन्होंने हमारा संपर्क करा और इन्होंने अपनी जन्म कुंडली का पेड वीडियो एनालिसिस करवाने की हमसे मांग की। इस वजह से आप सभी के सामने इनकी जन्म कुंडली का पेड वीडियो एनालिसिस करने उपस्थित हुआ हूँ। अगर आप भी इसी तरह अपनी जन्म कुंडली का पेड वीडियो एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिखाए नंबर पर तुरंत से संपर्क करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अंत तक देखिए। अपने मित्रों तथा रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन शुरू करते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ 7 जून 2001 गुरुवार के दिन रात्रि 11:34 पर यानी कि 23:34 पर इनका जन्म हुआ था। आइए इनके पंचांग के विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गुरुवार के दिन इन्होंने जन्म लिया मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। मूल नक्षत्र होता है केतु का नक्षत्र। केतु के नक्षत्र के चतुर्थ चरण में इनका जन्म हुआ। कृष्ण पक्ष की द्वितीया को, कृष्ण पक्ष की द्वितीया यानी कि चंद्रमा यहाँ पर शुभ ग्रह कहे जाएंगे। शुभ योग, गर करण, क्षत्रिय वर्ण, क्योंकि 9 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं। 9 नंबर यानी कि धनु राशि। धनु राशि अग्नि तत्वीय राशि होती है तथा क्षत्रिय वर्ण की राशि होती है। गण इनका राक्षस और नाड़ी इनकी आदि। अब इनके थोड़े ग्रह नक्षत्र की प्लेसमेंट के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद इनके प्रश्न के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले जैसे आप देख रहे होंगे लग्न में ही 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि के अधिपति होते हैं शनिदेव, जाकर के मित्र की राशि में चतुर्थ भाव में केंद्र में जाकर के बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पर शनिदेव अच्छी स्थिति में कहे जाएंगे। उनके साथ गुरु और सूर्य की युति लगी हुई है, जो कि गुरु होते हैं लाभ तथा धन के अधिपति। इस लग्न का लाभेश तथा धनेश से यहाँ पर संबंध बना तो ये सर्वश्रेष्ठ योग इनकी जन्म कुंडली में घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य के साथ भी युति हो चुकी है, जो कि सप्तम भाव के अधिपति होते हैं। लग्नेश और सप्तम भाव के अधिपति का चतुर्थ भाव में जाकर के बैठना, दो केंद्र के मालिक का केंद्र में जाकर के बैठना, ये कुंडली को बेहतर बनाता है, मजबूत बनाता है। केंद्र के स्वामी केंद्र में ही जाकर के बैठे हों तो ये अद्भुत कहा जाता है। इससे जीवन में आ रही बाधाएं तक परेशानियां हट जाती है और श्रेष्ठ लाभ जीवन में मिल जाता है। इसके बाद बात करें तो चंद्रमा इनके धनु राशि में जाकर के बैठे हैं, जो कि गुरु की राशि होती है। चंद्रमा के साथ मंगल और केतु की भी युति लगी है। पंचम भाव में बुध और राहु बैठे हैं और तृतीय भाव में शुक्रदेव बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो इनके लग्न पर ही थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कुंभ लग्न ये कैसा होता है? कुंभ राशि होती है एक घड़ा, घड़े में अमृत भरा है या विष भरा है ये कोई नहीं जानता। ऐसे ही जातक कुंभ राशि अथवा कुंभ लग्न के होते हैं। इनके दिमाग में क्या चलता है, ये क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ भी आपको सामने से पता नहीं चल पाएगा कि ये क्या सोच रहे होंगे, ये कहाँ जाने की सोच रहे होंगे। कुल 12 लग्नों में से जो 5 अच्छे लग्न होते हैं उनमें से एक लग्न कुंभ लग्न को भी माना गया है। इस वजह से ये श्रेष्ठ लग्न में से एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वायु तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि यानी कि इनका स्वभाव थोड़ा उग्र होगा, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता होगा। गुस्से में सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है या खुद का कितना नुकसान हो रहा है ये ना सोच करके बस अपना पूरा जोर लगा देना, ये कुंभ लग्न और धनु राशि की विशेषता कही जा सकती है। केतु के लग्न में चंद्रमा बैठे होने की वजह से यहाँ पर थोड़ी भ्रामिक स्थितियाँ भी आपके जीवन में आए, ऐसे भी स्थिति बन सकती है, क्योंकि केतु देव को कन्फ्यूजन का कारक कहा गया है। आपके सामने 2 रास्ते हैं, आपको उनमें से कौन से रास्ते पर निकलना है, कौन सा रास्ता आपको सिलेक्ट करना है, हमेशा ही ये निर्णय लेने में आपको कहीं ना कहीं परेशानी आए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन जीवन भर बना रहे, ऐसे भी स्थिति बन सकती है। लेकिन ये कोई ख़राब स्थिति नहीं है।
क्योंकि केतु देव ज़बरदस्त सफलता देने वाले भी प्लैनेट होते हैं। इस वजह से केतु के नक्षत्र में बैठे ये चंद्रमा कोई खराब प्रभाव देते हुए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल 2021 के आखिरी समय में हम हैं और 2021-2022 में शनिदेव का संचरण मकर राशि में जारी है। इस वजह से यहाँ इनको शनिदेव की 7.5 की आखिरी ढैया देख रहे हैं। ये बीते दिनों में शनिदेव की 7.5 के 5-6 साल तो निकल चुके हैं, अब कुछ 1.5-2 साल और बचे हैं। वो भी निकल जाने के बाद ये पूरी तरह से शनिदेव की 7.5 से बाहर आ जाएंगे। और वैसे भी शनिदेव इनका इतना नुकसान नहीं करेंगे 7.5 में, क्योंकि ये धनु राशि के हैं और कुंभ लग्न के हैं। इस वजह से शनिदेव की गुरुदेव के साथ ना ही मित्रता होती है ना ही शत्रुता होती है, दोनों के अंदर सम अवस्था का संबंध होता है। इस वजह से यहाँ पर गुरुदेव की राशि में चंद्रमा बैठे होने की वजह से 7.5 का भी कोई इतना दुष्प्रभाव इनके ऊपर हमें नहीं दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं लग्न भाव की, जो 6 पॉइंट पर धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल के नक्षत्र में है। मंगल होता है उग्र ग्रह, अग्नि तत्वीय ग्रह। खुद की बात मनवा कर ही छोड़ना, जिद पर अड़ जाना, जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करके ही रहना, धैर्य की कमी, बहुत ज़्यादा उतावलापन, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं मंगल की नक्षत्र में आपका लग्न होने की वजह से आपके ऊपर ये घटित होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। सूर्य देखें तो 23 पॉइंट पर रोहिणी नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र होता है, चंद्रमा से दूर बैठे हैं, लेकिन सूर्य ने मित्र का नक्षत्र पकड़ा है। इस वजह से यहाँ पर श्रेष्ठ स्थिति भी सूर्य नारायण की कही जा सकती है। सूर्य नारायण 23 पॉइंट पर बैठे होने की वजह से यहाँ पर कुमार अवस्था के हैं और वैसे भी समय बल के हिसाब से भी उनको समय बल भी नहीं मिल रहा, क्योंकि आपका रात्रि का जन्म है। इस वजह से यहाँ पर सूर्य बलवान इतने नहीं ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी प्लेसमेंट बहुत बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रही है। सूर्य देखें तो शुक्र के राशि में बैठे हैं, शुक्र से नज़दीक बैठे हैं। शुक्र के साथ निसंदेह सूर्य की शत्रुता होती है, लेकिन बगल में ही शुक्र बैठे होने की वजह से यहाँ पर सम अवस्था की सूर्य हो जाएंगे और खराब फल देते हुए नहीं दिखाई देंगे। चंद्र की बात करें तो चंद्रमा 12 पॉइंट पर मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में, जैसे पहले मैंने बताया। मंगल देखें तो वो भी मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में। बुध देखें तो मृगशिरा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र होता है। बुध देव देखें तो स्वराशि के राहु के साथ में मिथुन राशि में जाकर के बैठे हैं। अगर यही बुध केंद्र में बैठे होते तो भद्र महापुरुष योग लगा देते। त्रिकोण में भी ये ग्रह स्थितियां बनने से कोई खराब स्थिति नहीं कही जा सकती। अगर भद्र महापुरुष योग का 100% फल मिलना चाहिए तो यहाँ पर 80-85% का तो फल मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि बुध देव केंद्र में बैठे हैं, स्वराशि के बैठे हैं और राहु देव के साथ बैठे हैं। निसंदेह वो जड़त्व योग लगा देंगे, लेकिन जड़त्व से भी बेहतर ये होता है कि राहु देव जिस भाव में बैठ जाते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, उस प्रकार से ही अपना रूप बनाकर उस ग्रह का बल बढ़ा देते हैं और उस ग्रह के आधार ही अपना फल भी देते दिखाई देते हैं। इस वजह से यहाँ पर बुध के साथ राहु की युति निसंदेह बेहतरीन योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। गुरु की बात करें तो 28 पॉइंट पर मृगशिरा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र होता है। शुक्र देखें तो 7 पॉइंट पर अश्विनी नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र होता है। शनि देखें तो 12 पॉइंट पर रोहिणी नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र होता है। राहु देखें तो 13 पॉइंट पर आद्रा नक्षत्र जो कि स्व नक्षत्र में बैठे हुए हैं। यहाँ पंचम भाव में राहु देव बहुत बलवान स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो पहले तो उच्च राशि के कहे जा सकते हैं, क्योंकि मिथुन अथवा वृषभ दोनों ही राशि में राहुदेव उच्च राशि का प्रभाव देते हैं और वो भी खुद के नक्षत्र में मित्र की राशि में मित्र के साथ बैठे होने की वजह से बेहतरीन स्थिति में यहाँ पर राहुदेव दिखाई दे रहे हैं। केतु भी देखें तो 13 पॉइंट पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है। इस वजह से केतु देव भी यहाँ पर जैसे राहुदेव मिथुन राशि में उच्च का प्रभाव देंगे, तो वैसे ही केतु देव भी यहाँ धनु राशि में उच्च ग्रह का ही प्रभाव देते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अस्त ग्रहों की बात करें तो गुरु और शनि अस्त हैं। वक्री ग्रहों की बात करें तो बुध और मंगल देव वक्री ग्रह हैं। यहाँ पर मंगल और बुध का वक्री होना कोई ज़्यादा परेशानी का विषय नहीं बनेगा। हालांकि बुध देव पंचम भाव के अधिपति योग कारक प्लैनेट होते हैं, लेकिन उनका वक्री होना कोई ज़्यादा परेशानी का विषय नहीं रहेगा, क्योंकि वो स्वराशि के राहु देव के साथ बैठे हुए हैं। और मंगल का भी यहाँ पर मित्र की राशि में जाकर के बैठना
अग्नि तत्वीय ग्रह अग्नि तत्वीय राशि में बैठना ये बेहतरीन स्थिति कही जा सकती है। इस वजह से मंगल का भी वक्री होना यहाँ पर दोष नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं अस्त ग्रहों की। तो गुरु और शनि दोनों ही अस्त है, लेकिन जब भी शनिदेव सूर्य के साथ बैठ जाते हैं तो अधिक रूप से शनिदेव बलवान हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव सूर्य नारायण के पुत्र हैं। शनिदेव को सूर्य पुत्र कहा गया है। और क्योंकि आप जैसे अपने पिता के साथ कहीं बाहर बाजार में जाते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बेहतरीन होता है, आप कैसे खिलखिलाए रहते हैं। ऐसे ही अगर शनिदेव सूर्य नारायण के साथ में बैठ जाते हैं तब वो और खिलखिला जाते हैं और बेहतर फल देते हैं और बेहतरीन अपना प्रभाव देते हुए दिखाई देते हैं। वैसे भी बात करें तो शनि 12 पॉइंट पर और सूर्य 23 पॉइंट पर, यानी कि फासला भी 9 पॉइंट का होने की वजह से इतनी कोई टाइट कंजप्शन वाली स्थिति नहीं है कि पूरी तरह से अस्त ही है। अगर अस्त भी है फिर भी वो अपना पूरा प्रभाव देंगे आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो युवा अवस्था के भी बैठे हुए हैं, केंद्र में भी जाकर के बैठे हैं और सूर्य नारायण के साथ बैठने की वजह से वैसे भी उन्हें और बल मिल जाता है। इस वजह से यहाँ पर शनिदेव का अस्त होना कोई दोष की स्थिति नहीं दिखाई दे रही। गुरु की बात करें तो वो 28 पॉइंट पर, सूर्य बैठे हैं 23 पॉइंट पर। गुरु के लिए भी यहाँ पर इतनी कमजोर स्थिति अस्त होने के बावजूद नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर 4 नंबर लिखाई देता है। काल पुरुष की कुंडली 1 नंबर से शुरू होती है और यहाँ चौथे भाव में 4 नंबर लिखाई देता है। 4 नंबर यानी कि कर्क राशि, और कर्क राशि में गुरुदेव उच्च राशि का प्रभाव देते हैं। इस वजह से यहाँ पर गुरुदेव का बैठना भले ही अस्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी अपना पूरा प्रभाव गुरुदेव देते हुए दिखाई देंगे। वैसे भी अंश बल से बात करें तो ये बाल अवस्था के ही हैं और शुक्र के साथ उनकी मित्रता नहीं होती, शत्रुता ही होती है। लेकिन शुक्र के साथ बैठने की वजह से यहाँ पर सम अवस्था के गुरु बैठे हैं। कोई खराब स्थिति में गुरुदेव इतने भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। वैसे भी हम कुंभ लग्न की बात कर रहे हैं, कुंभ लग्न के लिए वैसे भी गुरुदेव इतने कोई योग कारक प्लैनेट नहीं है कि जिनका अस्त हो जाना कोई चिंता का विषय हो। इस वजह से यहाँ पर गुरुदेव भले ही अस्त हो गए हो, लेकिन इतना कोई खराब प्रभाव देते हुए भी हमें नहीं दिखाई देंगे। कालसर्प दोष भी आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। एक ही तरफ सारे के सारे प्लैनेट्स बैठे हुए होने की वजह से ये कालसर्प दोष भी मान्य कहा जा सकता है। इस वजह से आपके पास जब भी समय की व्यवस्था हो तब एक बार आप किसी अच्छे से पंडित जी को मिल करके ये कालसर्प दोष की विधि का जो निवारण होता है ये निवारण विधिवत करवा लीजिएगा। इससे आ रही जीवन में ऑब्स्टिकल्स हटेंगी और परेशानियां दूर होंगी। वैसे एक बात बता दूं मैं कि पंचम भाव से अगर कालसर्प दोष होता हो तो ये कोई चिंता का विषय नहीं होता। कालसर्प दोष चिंता का विषय तब होता है जब 6वें 8वें भाव या 12वें भाव से बन जाए। पंचम भाव से बनना ये इतना खराब नहीं है। और वैसे भी राहुदेव उच्च राशि में बैठे हैं, इस वजह से इतना ज़्यादा चिंता का विषय आपकी जन्म कुंडली में नहीं दिखाई दे रहा। दर्शकों, इनकी ऐसी डिमांड थी, इनकी ऐसी मांग थी कि मेरी जन्म कुंडली में कौन कौन से योग बने हैं, आप ये एक बार प्रकाश डाल करके थोड़ा सा डीप में समझाने की कोशिश करें। इस वजह से मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत योग लिख रखे हैं, क्योंकि आप खुद भी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये योग आप देख करके मालूम कर सकते हैं कि क्या होता है। और मैं थोड़ा बहुत इनके ऊपर प्रकाश डाल करके भी समझाने की कोशिश करूंगा कि ये योग कैसे प्रभाव देते हैं। जैसे मैंने बताया कालसर्प दोष, तो उसकी विधि करवा करके आप उससे निवारण प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहण दोष भी आपकी जन्म कुंडली में बना है केतु और चंद्रमा की युति की वजह से। चंद्र देखें तो 12 पॉइंट पर, केतु देखें तो 13 पॉइंट पर। ये बहुत टाइट कंजप्शन होने की वजह से यहाँ पर चंद्र और केतु का ग्रहण दोष, पितृदोष भी कह सकते हैं इसे। अगर कुंडली में पितृदोष हो तो जीवन में हर एक काम में रुकावटें आती हैं। कोई काम ठीक से नहीं होता, समय से नहीं हो पाता, हर एक काम रुक कर होता है। ऐसी सारी स्थितियाँ हमें देखने को मिल जाती हैं। इस वजह से नारायण बलि अथवा त्रिपिंडी श्राद्ध ऐसे कोई भी विधि करवा करके आप ग्रहण दोष की, पितृदोष की जो परेशानी है उससे निजात पा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो शनिवार के शनिवार आप सूर्यास्त के समय जाकर के पीपल के पेड़ पर एक दिया जलाया करिए। पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित कर सकते हैं। ये भी काम करके आप पितृदोष से निवारण पा सकते हैं। शिव जी की आराधना करके भी आप कहीं ना कहीं ग्रहण दोष की जो परेशानी है उसमें से लाभ ले सकते हैं। अंगारक योग भी आपकी जन्म कुंडली में बना है। मंगल देखें तो 0 पॉइंट पर और केतु देखें तो 13 पॉइंट पर, तो ये भी अंगारक दोष हुआ। अंगारक दोष की वजह से मैंने जैसे आपको पहले बताया, मरने मारने पर आप उतर आते हैं।
गुस्सा इतना हो जाता है कि कुछ सामने वाले का विचार ही नहीं करते, चाहे आपके माताजी हो, चाहे आपके पिताजी हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपके मित्र हो, चाहे गुरुजन हो, कोई भी हो, आप उनका आदर नहीं रख पाते। गुस्सा जैसे आपके नाक पर बैठा हो। गुस्से में जब आप सवार होते हैं तब आप अपना नुकसान भी नहीं देखते, सामने वाले का भी नुकसान नहीं देखते। ऐसी भी स्थिति यहाँ पर मंगल केतु के बैठ जाने से हो जाती है। मंगल और राहु की अगर युति हो जाती है जन्म कुंडली में तो ये अंगारक योग और भी ज़्यादा बलवान हो जाता है। इसमें तो सामने वाले की जान तक आप ले ले, हत्या भी कर दे, ऐसा भी संभव हो सकता है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में मंगल केतु की युति है, इस वजह से ये इतना ज़्यादा परेशान करने वाला, इतना ज़्यादा एंगर देने वाला नहीं होगा। फिर भी अगर आपके ऊपर बहुत गुस्सा सवार रहता है तो आप हनुमान जी की हो सके उतनी ज़्यादा आराधना करिएगा। हनुमान जी की आराधना करेंगे तो अंगारक दोष का दुष्प्रभाव हटेगा और जितना भी आपको गुस्सा आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी आती हुई आपको दिखाई देगी। इसके बाद जड़त्व दोष भी आपकी जन्म कुंडली में लगा है। बुध और राहु की युति से जड़त्व दोष बन जाता है। बुध को राहु साथ में बैठ जाए तो जड़ बना देते हैं, जड़ दोष लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने पहले चर्चा करी कि ये कोई इतना चिंता का विषय आपके लिए नहीं है, आपके लिए ये बेहतर ही योग मुझे दिखाई दे रहा है। संघर्ष योग भी आपकी जन्म कुंडली में बना है। जब भी सूर्य और शनि की युति हो जाए अथवा दृष्टि संबंध हो जाए तब संघर्ष योग बन जाता है। संघर्ष योग यानी कि जीवन में बहुत संघर्ष आपको करना पड़े, कामयाबी प्राप्त करने के लिए बहुत जूझना पड़े, बहुत संघर्ष करना पड़े, ऐसे भी स्थिति बन सकती है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि शनिदेव यहाँ पर और भी ज़्यादा बलवान हो जाएंगे, इस वजह से ये भी चिंता का विषय मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। शिक्षक योग भी आपकी जन्म कुंडली में बना है। सूर्य और गुरु की युति से शिक्षक योग बन जाता है। शिक्षक योग यानी कि एडवाइस देना, सिखाना, पढ़ाना, लिखाना, समझाना, ऐसा कोई भी कृत्य करके भी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सकट योग, गुरु और चंद्रमा का 6वें 8वें का संबंध सकट योग बना देता है। वैसे तो ये एक दुर्योग है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली के लिए इतना चिंता का विषय मैं यहाँ पर नहीं देख रहा, क्योंकि मंगल, चंद्र और केतु तीनों का 11वें भाव में बैठना ये बहुत ही बेहतर स्थिति बनी हुई है। इस वजह से सकट योग का यहाँ पर इतना कोई चिंता का विषय मुझे नहीं दिखाई दे रहा। सकट योग के साथ अगर केमद्रुम योग भी हो जाए तब जाकर के बहुत परेशानी वाली स्थिति बन जाती है। लेकिन यहाँ चंद्रमा के साथ मंगल बैठे होने की वजह से ऐसी कोई खराब स्थिति मुझे नहीं दिखाई दे रही। इस वजह से ये कोई चिंता का विषय सकट योग भी आपकी जन्म कुंडली में नहीं बना। उसके बाद है महालक्ष्मी योग। महालक्ष्मी योग बन जाता है चंद्र और मंगल की युति के वजह से। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा महालक्ष्मी योग का क्या लाभ मिलता है, और वो भी 11वें भाव में होने की वजह से और भी बेहतर स्थिति यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही। बुध, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि स्वराशि के हैं, अगर ये केंद्र में होते तो भद्र महापुरुष योग हो जाता। फिर भी यहाँ पर बुधदेव पंचम भाव में पंचमेश होकर के बैठे हैं, तो ये कोई खराब स्थिति नहीं, बहुत बेहतर स्थिति यहाँ पर बुधदेव का भी स्वराशि में होना दिखाई दे रहा है। राहु केतु का, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि राहु केतु यहाँ उच्च राशि में है, तो ये भी एक प्रकार से राजयोग जैसा ही प्रभाव देते हुए आपको दिखाई देंगे। उसके बाद देखें तो गुरुदेव केंद्र में बैठे हैं। गुरुदेव अगर केंद्र में बैठे हों, शुक्र अगर केंद्र में बैठे हों, बुध अगर केंद्र में बैठे हों, अक्षबल से शुभ ग्रह बने हुए चंद्रमा अगर केंद्र में बैठ जाते हो, तो ये शुभ ग्रह का केंद्र में बैठना कई सारे दुर्योगों का विनाश कर देता है। इस वजह से गुरुदेव यहाँ पर केंद्र में बैठे होने की वजह से कई सारे आपके दुर्योगों का शमन ये अकेले गुरुदेव ही करते हुए आपको दिखाई देंगे और जीवन भर ये लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। जैसे आपकी मांग थी कि मुझे कितने जन्म कुंडली में योग बने हुए हैं ये बता दीजिएगा। इस वजह से जितने मोटे मोटे खास जिसके ऊपर चर्चा करने लायक योग थे वो मैंने लिख करके आपको बता दिए। इससे अधिक भी और कई सारे योग हो सकते हैं इस कुंडली में, लेकिन वो सारे इतने बड़े राजयोग या इतने चर्चा का विषय वाले योग नहीं है। इस वजह से मैंने जितने बेहतर योग थे या जितना चर्चा का विषय बन सकता था वो ही योग यहाँ पर लेकर के आपको बताने की कोशिश करी हुई है। अब आपके प्रश्न तथा महादशा के ऊपर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न है, मेरे लाइफ में पैसा, कार, घर कब तक होगा और कितना होगा? तो इसके लिए मैं बता दूं, जैसे कि हम घर का विचार करते हैं चतुर्थ भाव से, गाड़ी का विचार भी करते हैं चतुर्थ भाव से, पैसा यानी कि धन का विचार करते हैं लाभ और धन भाव से। लाभेश और धनेश होकर के युति में लग्नेश के साथ गुरु
आपकी जन्म कुंडली के लिए लाभ और धन के अधिपति भी गुरुदेव बने हुए हैं और वैसे कारक भी गुरुदेव ही होते हैं। दोनों के अधिपति शनि जो कि लग्न इसके साथ युति बनाकर, सप्तम इसके साथ भी युति बनाकर केंद्र में जाकर के बहुत बलवान स्थिति में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही वो अस्त है, लेकिन यहाँ पर अस्त होने की, जैसे मैंने पहले चर्चा करी, कोई इतना चिंता का विषय नहीं है। इस वजह से लाभ और धन की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर जीवन भर रहेगी। आपकी जब भी धर्मपत्नी जीवन में आएंगी, जब आपका विवाह होगा, तब उसके बाद भी आपकी धन और आय दोनों की स्थिति और बेहतर होगी और लाभ भी आपको जीवन में मिलता हुआ दिखाई देगा। इस वजह से पैसे की इनकम का भी कोई चिंता का विषय नहीं, पैसे संचित करने का भी यहाँ पर कोई चिंता का विषय मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आपने लिखा है घर कब तक होगा, तो घर के लिए सबसे पहले हम मंगल देव को पकड़ेंगे। मंगल देव होते हैं भूमि पुत्र, भूमि के कारक ग्रह होते हैं। अगर मंगल देव की स्थिति कुंडली में अच्छी रही तभी जाकर के हमें हमारे स्वभवन का सुख मिल पाता है। चतुर्थ भाव से भी हम घर का विचार करते हैं, सुख का विचार करते हैं। उसके अधिपति जाकर के तृतीय भाव में मंगल की राशि में बैठे, मंगल के साथ शुक्र का मित्र का संबंध नहीं होता, फिर भी यहाँ पर शुक्र कोई खराब स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे। इसलिए एकदम लग्जरियस आपका हो जाए घर, यानी बहुत बड़ा हो जाए, ऐसी कोई स्थिति मुझे नहीं दिखाई दे रही। लेकिन हाँ, आप खुद का घर तो बना ही पाएंगे, क्योंकि मंगल देव 11वें भाव में मित्र की राशि में केतु के नक्षत्र में केतु के साथ युति बनाकर बैठे होने की वजह से आपको खुद के घर का, भूमि का लाभ तो निश्चित ही जीवन में मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि अंश बल में ये थोड़े से कमज़ोर पड़ जा रहे हैं, इस वजह से अगर हो सकता है तो आप हनुमान जी की आराधना करिएगा। और 2-3 आपको मैं उपाय भी बता दूंगा, वो उपाय भी आप करके जीवन में अपने मंगल का बल बढ़ा सकते हैं। और मंगल का बल बढ़ाने के बाद आपको खुद के घर का भी लाभ मिल जाएगा। आपने गाड़ी, कार के विषय में भी पूछा है। शुक्र होते हैं वाहन के कारक और शुक्र इतनी कोई बेहतर स्थिति में नहीं है, लेकिन षडबल में जाकर के देखें तो शुक्र के पास सबसे ज़्यादा बल है। इस वजह से षडबल के आधार पर भी मैं कह सकता हूँ अच्छी गाड़ियों का जो आपका शौक है वो आपको पूरा लाभ देता रहेगा, क्योंकि शुक्र के पास षडबल में बहुत अच्छा बल होने की वजह से आपको गाड़ियों का, कार का जो शौक है वो भी आपका पूरा होता हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। वैसे आपकी उम्र फिलहाल बहुत छोटी है, 2001 का आपका जन्म है, तकरीबन 20 साल की ही आपकी उम्र है। इस वजह से इतना कुछ ज़्यादा तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन के हर एक पड़ाव में जैसे जैसे आपकी उम्र आगे बढ़ती रहेगी, वैसे ही निश्चित ही आपको धीरे धीरे लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर लाभेश धनेश की युति लग्नेश के साथ होने की वजह से निरंतर जैसे ही आपका जीवन आगे बढ़ता रहता है, वैसे ही आपके लाभ और धन की स्थिति बढ़ती रहेगी। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि धनेश आयस का संबंध व्ययपति के साथ भी हो रहा है। इस वजह से व्यय के ऊपर भी हो सके, खर्चे के ऊपर भी अगर हो सके तो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये एक बात ये भी है कि जितना आप खर्च करेंगे उतना ही आपका धन बढ़ेगा, जितना आपका धन बढ़ेगा उतना ही आपका खर्च भी बढ़ेगा। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। आप खुद कितना धन कमा सकते हैं ये पहले विचार कर लीजिए। जैसे आपने सोच लिया कि आप कुछ एक अमाउंट पकड़ लेते हैं कि 100 रुपये कमा लिए, तो उसमें से आप 80-90 तक अगर खर्च कर देते हैं तो कोई चिंता का विषय नहीं। अगर लेकिन आप 100 कमा लेते हैं और 200 खर्च कर देते हैं तो ये जाकर के चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन एक बात तो ये भी श्योर ही है, क्योंकि यहाँ उच्च का ग्रह आकर के बैठा होने की वजह से और कर्मेश का आकर के लाभ में बैठे होने की वजह से मैं एक बात तो श्योर कह सकता हूँ कि जितना भी आप खर्च कर ले कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लाभ आपके जीवन में निरंतर ही आता रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आप धरे के धरे बैठ गए, आपके पास लाभ ही नहीं आ रहा, आपके पास आय नहीं हो रही, ऐसा कभी भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इस वजह से एकदम रिलैक्स होकर के अगर भी खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है होने दीजिए, कोई चिंता का विषय मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। वैसे भी हम जीवन जीते हैं किस लिए? खुद के लिए ना। अगर पैसे बचा करके, पैसे जोड़ करके, इकट्ठा करके रख दिए, उसका भोग नहीं किया तो आत्मा घूमती रहेगी, आपकी तो उम्र खत्म हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। आत्मा जो है वो तो छोड़ेगी नहीं धन को, वो घूमती रहेगी, उसको राह नहीं मिल पाएगी कि आगे क्या करना है। इससे बेहतर है कि फिलहाल जहाँ पर है, जिस जन्म में है, जिस स्थिति में है, जितना धन आप अर्जित करते हैं उतना ही आप भले ही खर्च कर दे, कोई चिंता का विषय नहीं। फिर जा कर के कल सुबह होगी तो और भी ज़्यादा धन आप आय कर लेंगे। इसलिए
कभी भी खर्चे पर रुकावट नहीं करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है। अगर आपकी कोई थिंकिंग अलग है तो आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। मैं तो यही सोचता हूँ कि खुद कमाया, खुद उसका उपयोग करा, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। खुद उपयोग कर लिया, बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत बेहतर स्थिति है, क्योंकि हमने धन इकट्ठा किस वजह से किया था? अपने लिए ना, भोग करने के लिए ना। इस वजह से हमने थोड़ी ना धन आएगी थी कि हम उसको बचा करके छोड़कर चले जाएंगे, उसका भोग नहीं कर पाएंगे, उसकी कोई मतलब ही नहीं रहती। इस वजह से हो सके उतने ज़्यादा खर्चे करिए। क्यों? क्योंकि आपकी आय कहीं भी रुकती हुई मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही। आपने आगे लिखा है पढ़ाई में अच्छी सफलता कब तक मिलेगी। देखिए सर, पंचम भाव से हम पढ़ाई का यानी कि एजुकेशन का विचार करते हैं। उसके अधिपति बुध होकर के वहीं पर जा कर के बैठे हैं। उच्च शिक्षा यानी कि मास्टर्स वाली जो एजुकेशन होती है उसका विचार हम नवम भाव से करते हैं। उसके अधिपति जा कर के उसी भाव को देख रहे हैं। यहाँ खुद के भाव में ही प्लेनेट बैठा हुआ है। हाँ, राहु देव यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। इस वजह से ऐसा हो सकता है कि एक बार ऑब्स्टेकल आ जाए, यानी कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तब एक साल खराब हो जाए किसी भी कारणवश। जैसे फिलहाल पिछले दिनों में कोविड सिचुएशन में एक साल हर एक स्टूडेंट का बिगड़ा ही था। इस तरह ऐसा भी कभी हो सकता है कि आपकी कोई गलती के हिसाब से एक साल आपका खराब हो जाए, एक साल बिगड़ जाए, एक स्टॉप आ जाए। उसके बाद फिर से आपका पढ़ाई पटरी पर आ जाएगा और फिर से आप अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। जितना आप पढ़ना चाहें उतना भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई ख़राब स्थिति मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही। उच्च शिक्षा के स्वामी जाकर के तृतीय भाव में बैठे हैं। ये अष्टम से अष्टम भाव होता है और पंचम भाव के अधिपति बुध देव 8वें भाव के भी अधिपति बनते हैं और वो भी पंचम भाव में ही जाकर के बैठे हैं। इस वजह से अगर आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहें, जैसे विदेश में हुआ, USA, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऐसे कोई भी कंट्री में जाकर के भी आप पढ़ाई करना चाहें तो आपको सफलता मिल सकती है। आपने आगे तीसरा प्रश्न पूछा है, जॉब प्राइवेट और गवर्नमेंट करना चाहिए या बिजनेस। सर, पहली बात तो ये कि सूर्य नारायण इतने कोई खास स्थिति में नहीं है। भले ही वो केंद्र में है, लेकिन अंश बल में देखें तो इतना बल नहीं है और षड बल में भी देखें तो इतना कुछ खासा बल इनके पास मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आपको सरकारी नौकरी का लाभ मिल जाए। फिर भी आपके पास उम्र पड़ी है, आपकी अगर रुचि है उसमें आप जाना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न करते रहिए, क्योंकि 6वें भाव के अधिपति जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं। तो प्रतियोगिता की जो भी आप परीक्षा देंगे उसमें तो लाभ मिल जाएगा आपको, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स जो होते हैं उसके अधिपति जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं। इस वजह से अगर आप प्रतियोगिता में पार्टिसिपेशन करते हैं, यानी कि कोई कंपटीशन एग्जाम में पार्टिसिपेशन करते हैं, तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। सरकारी नौकरी के इतने बेहतरीन योग मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपके पास उम्र काफ़ी लंबी पड़ी है, आप चाहें तो प्रयत्न कर सकते हैं। बिजनेस के लिए भी आपने पूछा है, तो बिजनेस के लिए मैं सीधा जाऊंगा बुध देव पर, क्योंकि वो स्वराशि के राहु के साथ बेहतरीन स्थिति में पंचम भाव में बैठे हैं। त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह वैसे भी बहुत बलवान कहा जा सकता है और बुध देव भी यहाँ पर बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। षड बल में भी जाकर के देखें तो बुध देव के पास ठीक ठाक बल ही है, कोई खराब इतनी स्थिति नहीं बनी है बुध देव की। इस वजह से स्टॉक मार्केट, LIC एजेंट, ऐसा कोई काम करना चाहें, आप एडवाइज़र बनना चाहें, किसी को पढ़ाना, सिखाना, परामर्श देना, कंसल्टेंसी देना, ऐसा भी कोई काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बिजनेस में आपको निश्चित ही सफलता मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट जॉब के लिए इतने बेहतर योग नहीं है। प्राइवेट जॉब, जैसे आपकी उम्र तो फिलहाल 20-21 साल ही है, तो प्राइवेट जॉब भी अगर आप करना चाहें तो शुरुआत के दिनों में कर लीजिएगा, एक एक्सपीरियंस भी हो जाए, कुछ ना कुछ अनुभव मिल जाएगा। उसके बाद खुद का व्यापार भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। LIC एजेंट अथवा कमीशन एजेंट जो कि मंगल के आधार में होता है, तो ये दोनों ही व्यापार आपके लिए लाभदायी रह सकते हैं। आपने आगे लिखा है, मेरे से फालतू का खर्च बहुत होते हैं, इनसे कैसे बचे, कोई उपाय। सर, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही जितना खर्च करेंगे उतना ही आप खुद को संतुष्ट कर पाएंगे। खुद को जितना संतुष्ट कर पाएंगे उतना ही आप फिर से लाभ कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके जेब में पैसे नहीं रहेंगे तो आप दौड़ेंगे कि मुझे और पैसे इकट्ठा करने, मेरा और बड़ा ड्रीम है, ये मुझे अचीव करना है। ये नहीं हुआ, आज जैसे आपने कोई मारुति वाली कार ले ली तो आप सपना देखेंगे कि मुझे 10 साल के बाद ऑडी, BMW, मर्सिडीज ऐसी कोई गाड़ी लेनी है। यानी कि खर्चे पर कभी भी रुकावट ना लाइए, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप आय बढ़ाने की कोशिश करिए। हमेशा मेरा ये एक ही तथ्य रहता है कि हमेशा मैं जितने भी मेरे
क्लाइंट्स होते हैं उनको मैं यही बताने की कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके उतना आप खुद का लाभ बढ़ाने की कोशिश करिए, खुद को संतुष्ट रखिए। जब भी खुद के लिए कुछ कर पाएंगे, जब भी खुद के लिए कुछ करेंगे, खुद खुश रहेंगे तो औरों को भी खुश रख पाएंगे, औरों का भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। इस वजह से सबसे पहला खुद को संतुष्ट करिए। खर्चा चाहे जितना भी हो रहा है होने दीजिए। आय आपकी बहुत बेहतरीन दिखाई दे रही है, इस वजह से खर्चा होने की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आपने आगे लिखा है अब्रॉड जाके पढ़ाई करना ड्रीम है, क्या पूरा हो पाएगा? मैंने आपके ये प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है सर कि आप उच्च शिक्षा के लिए अगर जाना चाहें तो बाहर जाकर के भी पढ़ाई कर सकते हैं। आपने आगे लिखा है सर कि धन, भूमि, वाहन, पढ़ाई, शादी, लव अफेयर्स ये सारे के बारे में भी बता दीजिएगा। यानी कि विवाह के विषय में भी आपने जानना चाहा है, लव अफेयर्स के बारे में भी आपने जानना चाहा है। भूमि, धन, वाहन का तो पहले ही हमने डिस्कशन कर लिया। अब लव अफेयर्स के ऊपर आ जाते हैं। पंचम भाव से प्रेम का विचार करते हैं, लव अफेयर्स का विचार करते हैं। उसके अधिपति जाकर के वहीं पर बैठे हैं। शुक्र भी षडबल में खासा बल लेकर के बैठे हैं। इस वजह से आपकी कोई प्रेमिका हो ऐसी स्थिति बन सकती है, लेकिन आपका प्रेमिका के साथ विवाह हो जाए ऐसे कोई मुझे यहाँ पर योग नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य और बुध का किसी भी तरह से मेल जन्म कुंडली में नहीं बन रहा। इस वजह से प्रेमिका के साथ विवाह हो जाए ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन प्रेमिका होगी ये मैं मान सकता हूँ। इस वजह से अगर प्रेमिका है तो उसके साथ उतने ही संबंध रखिएगा जितने कि आप उसको भूल करके जब आगे अपने जीवन में बढ़ना चाहें तब बढ़ सके। इतने ज़्यादा संबंध ना बना लीजिएगा कि उनको छोड़ ना पाए, क्योंकि उनके साथ विवाह हो जाए ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। नवमांश कुंडली की बात कर लेते हैं एक बार। वहाँ पर वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है। सप्तम भाव के अधिपति शुक्र होकर के अष्टम भाव में गए। गुरु पंचम भाव के अधिपति होकर के 11वें भाव में जाकर के पंचम और सप्तम भाव को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु और शुक्र का किसी भी तरह दृष्टि या युति संबंध नहीं है। इस वजह से ही ये एक प्रमाण मिल जा रहा है कि आपका प्रेम विवाह हो जाए ऐसी स्थिति नहीं है। प्रेमिका के साथ आपके संबंध हो ऐसी स्थिति बन सकती है, लेकिन जैसे मैंने आपको सलाह दी कि प्रेमिका के साथ इतने गहरे संबंध ना बना लीजिएगा कि आपको उनको छोड़कर जब आगे बढ़ना हो तब आपको परेशानी आ सके। क्यों? क्योंकि पंचम भाव में राहु देव बैठे हैं। राहु देव जब भी बैठे हैं तो ये एक प्रकार से आपको दूर हटाने की कोशिश ही करेंगे, ऐसा भी संभव हो सकता है। इस वजह से प्रेमिका के साथ संबंध इतने ही रखिएगा जितने आप जीवन में जब मूव ऑन करने की बात आए तब आप खुद को हैंडल कर सके। आपने आगे लिखा है जॉब करता हूँ तो ये मैनेजर्स एंड हायर पोजीशंस मिलेगी, क्योंकि मुझे ऐसे एम्प्लॉय बन के काम करना पसंद नहीं है। मैनेजर बन के ऑर्डर्स देना, माइंड गेम पसंद है मुझे। सर माइंड गेम तो पता नहीं है, लेकिन आप निश्चित ही बड़े पद पर जा सकते हैं, क्योंकि दसम भाव से कर्म का विचार करते हैं। उसके अधिपति आगे जाकर के बैठे सूर्य, बुध और शनि तीनों ही दसम भाव के कारक प्लेनेट होकर के दसम भाव को ही देख रहे हैं। इस वजह से शुरुआत छोटी हो सकती है। कोई भी आदमी सीधा बड़ा नहीं हो जाता सर, शुरुआत हमेशा छोटी होती है। बेबी स्टेप लेकर ही हमें आगे बढ़ना होता है। आप उदाहरण के तौर पर किसी को भी ले लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री को ले लीजिए, चाहे रतन टाटा की बड़ी इंडस्ट्री को लीजिए, कोई भी दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े खानदानी अमीर रईस जितने भी हैं, उन सभी का शुरुआत तो छोटा ही हुआ होता है। बेबी स्टेप, हमेशा ही छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने चाहिए। एक जगह पर आप स्टेबल हो जाएं, उसके बाद ही बड़ी जंप लगानी चाहिए। इस वजह से शुरुआत आपकी छोटी होगी, ये निश्चित है। आपको एक्सेप्ट करके ही उसमें आगे बढ़ना है। जितना अनुभव एक्सपीरियंस आप प्राप्त कर लेते हैं उतना ही आगे जीवन में बढ़ते रहेंगे। आपने आगे लिखा है थोड़ी सी जानकारी मैरिज एंड वाइफ के बारे में भी बता दीजिएगा। सबसे पहली बात तो कि शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पर जा रही है। दसम दृष्टि से शनिदेव खुद के भाव को देख रहे हैं, लेकिन शनिदेव की दृष्टि होती है विच्छेदात्मक तथा शनिदेव होते हैं विलंब के कारक। इस वजह से आपकी लग्न पर शनिदेव की दृष्टि जाने की वजह से, राहु की दृष्टि जाने की वजह से ऐसा संभव हो सकता है कि आपके काम रुक रुक कर हो। जो काम लोगों के 10 दिन में होने चाहिए वो आपके 10 महीने में हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन काम होगा निश्चित, क्योंकि शनिदेव होते हैं न्याय के भी कारक। इस वजह से आपका काम निश्चित होगा। थोड़ा सा विलंब होगा, थोड़ा सा रुक रुक कर होता होगा, ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन परेशान होने वाली कोई भी स्थिति नहीं है। आपके जीवन में आप निरंतर ही अच्छी से अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। विवाह के बारे में आपने पूछा है, तो आपके
सप्तम भाव से हम विवाह का विचार करते हैं, उसके अधिपति जाकर के शत्रु की राशि में लेकिन सम अवस्था में मित्र गुरु और शत्रु शनि के साथ बैठे हुए हैं और चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। इस वजह से आपकी मामा पक्ष यानी कि आपकी माता जी की मायके वाला पक्ष जो है वहाँ से आपके विवाह की प्रस्तावना कोई आपकी बात लेकर के आए, ऐसी स्थिति बन सकती है। अथवा आपका जन्म जहाँ हुआ उस जन्म के अगल बगल में ही आपके विवाह की कोई बात आए, ऐसे भी स्थिति बन सकती है। सूर्य की शनि के साथ युति बनी है, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो जाए, ऐसे भी स्थिति बन सकती है। लेकिन चिंता का विषय नहीं है क्योंकि सूर्य नारायण बैठे हैं शुक्र की राशि में और साउथ ईस्ट, इस वजह से साउथ ईस्ट की तरफ से आपके विवाह का प्रस्तावना है, ऐसे भी स्थिति बन सकती है। शुक्र यहाँ पर खुद की राशि को देख रहे हैं, इस वजह से प्रबल संभावना यही बन रही है पूर्व दक्षिण की ओर से आपके विवाह की बात आए और उसमें ही आपका विवाह हो जाए, ऐसी संभावना बन सकती है। महादशा के ऊपर विचार कर लें तो शुक्र की महादशा बीते दिनों में आप भोग रहे थे जो कि 10 अक्टूबर 2021 को ख़त्म हुई। उसके बाद अभी 2027 तक आपको सूर्य की महादशा है। सूर्य के बाद आएंगे चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। इस वजह से सूर्य की ही महादशा में आपके विवाह के योग बनेंगे। सूर्य की महादशा में जब केतु का अंतर आए तब आपके विवाह के योग बने, ऐसा भी संभव हो सकता है। जब शुक्र का अंतर आए तब भी आपके विवाह का योग बने, ऐसे भी स्थिति बन सकती है। इस वजह से सूर्य की महादशा में ही आपको विवाह कर लेना चाहिए क्योंकि अगर सूर्य की महादशा निकल गई उसके बाद विवाह करने जाएंगे तो थोड़ा सा परेशानी वाला विषय बन जाएगा। इस वजह से 2027 से पहले आप विवाह करने का कार्यक्रम ख़त्म कर लीजिएगा। वैसे भी आपकी उम्र तब 26-27 साल तक की हो चुकी होगी, वो अच्छी ही उम्र कही जा सकती है। इस वजह से आपका विवाह सूर्य की महादशा में ही संभव हो जाना चाहिए। केतु और शुक्र का अंतर आ रहा है जून 2026 के बाद, इस वजह से जून 26 से लेकर के 10 अक्टूबर 2027 तक आपका विवाह आप कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपकी दिशा बताई उस दिशा से भी आपका विवाह का प्रस्तावना है, ऐसी स्थिति बन सकती है। आपके घर के अगल बगल में अथवा आप जहाँ पर व्यापार करते हैं, जहाँ पर आपका बिजनेस है, जहाँ पर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ से भी प्रस्तावनाएं, ऐसे भी स्थिति बन सकती है। वैवाहिक सुख में थोड़ी सी कमजोरी देखी जा सकती है क्योंकि सूर्य नारायण वैसे बैठे तो शत्रु की ही राशि में है, सम अवस्था में बैठे हैं और शनिदेव के साथ बैठे हैं जो कि 12वें भाव के अधिपति भी बनते हैं। इस वजह से जब भी विवाह की प्रस्तावना आप रखें, जब भी आपका विवाह हो तब हमेशा ही कोशिश ऐसी करिएगा कि सामने वाली व्यक्ति को समझने की कोशिश करिएगा, उनके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करिएगा, विवाह आपका अच्छा चले, बेहतर चले, ऐसी हमेशा ही कोशिश करते रहिएगा। ऐसे प्रबल योग तो नहीं है कि आपका डाइवोर्स हो जाए, लेकिन ऐसे बेहतरीन योग भी नहीं है कि आपको सर्वश्रेष्ठ दाम्पत्य सुख मिले क्योंकि नवमांश कुंडली में भी शुक्र जाकर के अष्टम भाव में बैठ रहे हैं। इस वजह से मैं आपको भी ये सलाह देना चाहूँगा कि आप हमेशा ही खुद को भी थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करिएगा। हमेशा ही सामने वाले पास एक्सपेक्टेशन ना रखिएगा कि वो आपके अनुरूप हो, आप भी उनके साथ अनुरूप होने की कोशिश करिएगा क्योंकि आपकी सप्तम भाव में सूर्य की राशि बनी है। सूर्य होता है ग्रहों का राजा, इस वजह से हो सकता है कि आपकी धर्म पत्नी आए तो वो आपके ऊपर राज करे, आपको रूल करने की कोशिश करे, आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश करे। लेकिन हमेशा ही कोशिश ये करिएगा कि आप उनसे अनुरूप हो, आप उनके प्रति फीलिंग्स रख करके उनसे सामंजस्य बैठाएं, उनके साथ बैलेंस बैठाएं और अपने जीवन में बेहतर से बेहतर दाम्पत्य सुख का भोग करें क्योंकि नवमांश कुंडली की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है और लग्न कुंडली में भी थोड़ी सी शनिदेव बैठे होने की वजह से कमज़ोर स्थिति कह सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपने कांटेक्ट वैसे भी पहले करा ही है, वहाँ पर ही मैं आपको उपाय 2-4 दे दूंगा। अन्यथा शॉर्ट वीडियोस में भी मैं हमेशा ही उपाय बताने की कोशिश करता रहता हूँ, तो शॉर्ट वीडियोस भी हमारी चैनल पर देखते रहिएगा। अगर बहुत विलम्ब का कारण शनिदेव बने तो हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। कालसर्प दोष और पितृदोष की शांति करवा लीजिए। जड़त्व और अंगारक दोष की भी शांति करवाना चाहें तो आपके ऊपर है, करवा सकते हैं। नहीं करवाएंगे तो इतना कोई चिंता का विषय भी ये नहीं बनेगा। खुद के एंगर पर हमेशा ही कंट्रोल करने की, हमेशा ही खुद के एग्रेशन पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा क्योंकि कहीं गुस्से में आकर के कोई नुकसान ना कर दे, ऐसे हमेशा ही ख्याल रखने की कोशिश करते रहिएगा। आपके अलावा जितने और दर्शक भी अभी तक इस वीडियो में जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं हाथ जोड़कर उनका मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा और उनसे कहना चाहूँगा कि आप भी अगर इसी तरह अपने जन्म कुंडली का पेड वीडियो एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिखाए नंबर पर तुरंत से संपर्क करिएगा।
चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ, सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए। नमस्कार।